हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ मैराथन वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस important questions of American novel that is MEG 11. So basically here I am going to discuss the most repeated questions along with the answers which you are required to write in your exam. So let's get started. So the question is, analyze the color purple as a womanist text. First of all, let us understand what this question means. The question actually asks you to explain how the color purple reflects womanism. Here you have to show एलिस वॉकर्स आइडिया ऑफ वुमनिज्म थ्रू सिलीज लाइफ. सिली जो है यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, उसके लाइफ के थ्रू हमको बताना है कि जो कलर पर्पल है वो एक वुमनिस्ट टेक्स्ट है. सिलीज लाइफ शोज द विमेंस रिलेशनशिप्स, देन स्पिरिचुअलिटी, फैमिली, men's transformation and art. So what this novel is about, The Color Purple is the story of Silly, a black woman, African woman रहती है, उसकी स्टोरी है, who suffers abuse and silence. The novel shows her journey from oppression to self confidence and independence. पूरा नॉवल की स्टोरी सिली के ऊपर है. सिली एक डरी सहमी और बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में स्ट्रगल की हुई एक ब्लैक वुमन है, मतलब अफ्रीकन वुमन है. और स्टोरी में बताता है कि पहले कितना वो स्ट्रगल की है, फिर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस गेन करती है और इंडिपेंडेंट होती है. सो फ्रेंड्स, इन दिस आंसर व्हाट यू हैव टू राइट इज दैट द कलर पर्पल इज अ वुमनिस्ट नॉवल. वुमनिस्ट टेक्स्ट है. वुमनिज्म मीन्स अ फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म. ठीक है, वुमनिज्म भी फेमिनिज्म जैसा ही है, बट इट इज़ क्रिएटेड बाय एलिस वॉकर. द टर्म इज क्रिएटेड बाय एलिस वॉकर, वेयर मोस्ट फोकस इज ऑन ब्लैक वुमन. फेमिनिज्म जो है वो मिडिल क्लास वुमेन के ऊपर है या फिर वाइट वुमेन के ऊपर होता है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर वुमनिज्म जो है वो ब्लैक वुमेन पे फोकस किया गया है. अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, क्लास एंड gender together. So Alice Walker uses womanism, not feminism, because feminism mostly represented white middle class women and ignored the real struggles of black women. Now let's talk about the elements which allow us to see this text as a womanist text. So the first important point is letters. The novel is written in the form of letters. ज़्यादातर जो बातें लिखी गई है वो लेटर्स के फॉर्म में लिखा गया है. At first, Silly writes letter to God because she has no one else to speak to. So these letters show her silence, fear and lack of power. उसके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, उतना करेज नहीं था कि वो अपनी बात किसी और से जाके कहे, इसलिए वो लेटर लिखती थी गॉड को. लेटर शी फाइंड्स नेटीज लेटर विच वर हिडन बाय हर हस्बैंड. अब नेटी कौन है? नेटी सिली की सिस्टर है और सिली की शादी एक उससे बहुत बड़े एज के आदमी से हो जाती है जिसके सिली के एज के बच्चे होते हैं. तो नेटी जब अपनी सिस्टर को लेटर लिखती है तो उसका लेटर उसके हस्बैंड के पास चला जाता है, सिली के हस्बैंड के पास, और उसका हस्बैंड उसे कभी देता नहीं है, उसे छुपा के रखता है. और जब सिली को नेटी का लेटर मिलता है तब सिली जो है नेटी को लेटर लिखना स्टार्ट करती है, गॉड को नहीं. सो दिस शोज हर ग्रोथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल फ्रीडम, कि अब वो अपनी बात जो है वो नेटी से कह सकती है. सो लेटर राइटिंग मीन्स यूजिंग पर्सनल राइटिंग टू एक्सप्रेस हिडन पेन and thoughts, and it becomes a womanist tool to give a black woman her voice. Now let's talk about the heart of womanism. So heart of womanism is women's relationships. Here sisterhood means emotional support and bonding between women. So Silly's life changes because of Nettie. So not just her sister but also Shug Avery and Sophia. Shug Avery कौन रहती है? उसके सिली के हस्बैंड की गर्लफ्रेंड, और सोफिया हर्पो की वाइफ रहती है. हर्पो सिली के हस्बैंड का सबसे बड़ा बेटा होता है. तो सिली के लाइफ में इन तीनों ही औरतों का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. नेटी गिव्स हर एजुकेशन, शक गिव्स हर लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, वेयर सोफिया टीचर्स हर रेजिस्टेंस, सर्वाइवल स्किल. देन सोफिया का जो कैरेक्टर है एकदम ही अच्छा कैरेक्टर, एकदम बोल्ड कैरेक्टर है, अपने हक के लिए लड़ती है वो. तो जो इनका रिलेशनशिप है, स्पेशली सिली एंड शग इज़ बोथ इमोशनल एंड फिजिकल. इनका जो है ना लेस्बियन रिलेशन रहता है, एंड दिस रिलेशनशिप एक्चुअली शोज नेचुरल एंड हीलिंग, नॉट सिंफुल. सो ह्यूमनिज्म बिलीव दैट विमेन्स बाउंडिंग इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, एंड द नॉवल क्लियरली शोज दिस. Another major womanist idea is a new concept of God. At first,
Silly believes in a white male god, but this god does not listen to her. Silly ने इतना लेटर्स दिया, उसको समझाया, अपनी फीलिंग्स बताए, लेकिन कुछ उस पर असर नहीं हुआ. ठीक है, उसका कुछ पॉजिटिव साइड नहीं आया. तो शक ने यहाँ पे गॉड का कॉन्सेप्ट चेंज किया सिली के सामने. शी टेल्स सिली दैट गॉड इज नॉट अ मैन बट एवरीथिंग अराउंड अस, people, nature and beauty. Everything is God. God is present even in the color purple in a field. So this actually frees Silly from religious fear and oppression. ये सब सुनने के बाद जैसे कि वो फ्री हो गई, किसी बंधन से रिलीज हो गई. So her last letter in that she has written dear God, dear everything. तो ये क्या दिखा रहा है? Humanist spirituality. The novel also challenges the traditional family system. Silly's biological family and marriage only give her pain. So womanism supports family based on love and choice. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन हो तभी ठीक है, बल्कि ऐसे भी रिलेशन जिसमें प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, वो भी हमारी फैमिली है. Silly's real family becomes Sug, Nettie and Sophia. Now let's talk about the very important point. Why womanism and not feminism? So as I have already discussed, feminism mainly focused on gender inequality faced by white women, and feminism focuses on black women and includes race, class, gender, family and men. So feminism में basically दिखाया जाता है कि मेन के साथ कंपेयर करते हैं लोग ज़्यादातर कि ये मेन को इतना प्रिविलेज मिल रहा है, वुमेन को नहीं मिल रहा है, ऐसा सब. तो लेकिन वुमेनिज़म में चीज़ें डिफरेंट है. यहाँ पे लड़ाई मेन के साथ नहीं है, सिस्टम के साथ है. और सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं? रेस, क्लास, जेंडर, फैमिली एंड मैन. सो वुमेनिज़म बिलीव्स इन हीलिंग द होल कम्युनिटी, नॉट फाइटिंग अगेंस्ट मैन. That is why Alice Walker uses womanism, not feminism in this novel. So here, womanism does not mean to reject men. It believes men must also change and grow. Okay, हरपो जो सिली के हस्बैंड का बेटा है, एक्सेप्ट अ स्ट्रॉन्ग वुमेन लाइक सोफिया. देन एल्बर्ट, सिलीज हस्बैंड, चेंजेस आफ्टर सिली लीव्स हिम. जब उसे सिली छोड़कर चली जाती है तो वो केयरिंग हो जाता है, सिली को रिस्पेक्ट करने लगता है. सो दिस shows that men are capable of transformation, which is a womanist idea. Now let's conclude this answer. So the color purple presents a complete womanist vision. It shows how black women heal through sisterhood, spirituality, community, creativity and self-reliance. इसमें जो लास्ट में दिखाया है कि ये जो औरतें हैं वो सेल्फ रिलायंस हो जाती है, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाती है, इकोनॉमिकली अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करती है. So Silly's journey from silence to strength represents the true meaning of womanism. इसको बोलते हैं womanism. अपने आप को चेंज करना, अपने कंडीशन को बेहतर बनाना. Next question is comment on the notion of motherhood and mothering. So this question asks you to explain how the idea of motherhood is presented in the novel The Color Purple. Okay. So here you have to show the motherhood in the novel is not limited in giving birth. सिर्फ जो माँ बच्चा पैदा की है बस उससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि मदरहुड जो है वो केयर से रिलेटेड है. केयर, नर्चरिंग, टीचिंग एंड इमोशनल सपोर्ट. ओके, विच रिफ्लेक्ट्स एलिस वॉकर्स womanist vision. So womanist means a concept given by Alice Walker that focuses on black women's life, their survival and shared responsibility within the community. If you have read this novel, you must be knowing that in the novel, traditional motherhood is often painful and impossible. So women create new forms of mothering to survive. So first, motherhood is seen as loss and trauma in this novel. Okay, motherhood is suffering. Silly becomes a mother through rape and violence. Her 2 children are taken away from her immediately. उसके जो बच्चे होते हैं उससे दूर कर दिए जाते हैं, बेच दिया जाता है. So this shows that traditional motherhood is destroyed by patriarchy and racism. So in the beginning, it is shown that motherhood becomes a source of grief, silence and trauma. So basically here you have to write that motherhood is shown as loss and joy in Silly's early life. Okay. The next point is shared or community motherhood. Okay, shared and community motherhood is shown here. Community motherhood means child care and mothering is shared by many women, not only by biological mother. When Sophia goes to jail, her sister Odessa and Squeak raise her children. The children even call Odessa mama. ठीक है, ओडिशा को ममा भी बोलने लग गए. Similarly,
सिली रेजेस एल्बर्ट्स चिल्ड्रन, जो उसका हस्बैंड था, उसके पहले से जो बच्चे थे उसका वो ख्याल रखती थी. सिली नर्सेस शग लाइक अ मदर. सिली अग्रीज टू केयर फॉर स्क्वीक्स child so she can follow her dream. So all this shows that children belong to the community, not to one woman alone. Then next, motherhood is shown as spiritual and emotional. Emotional mothering means giving love, confidence and emotional strength, whereas spiritual mothering means guiding someone's belief and inner growth. तो यहाँ पर जो शग थी वो स्पिरिचुअल मदरिंग का एक एग्जाम्पल है. उसने सिली को ऐसे सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया, उसने सिली को लाइफ को किस तरीके से जीना है, किस तरीके से सर्वाइव करना है, वो सिखाया. शी टीचेस हर अबाउट हर ओन बॉडी, लव एंड सेल्फ वर्थ एंड न्यू आइडिया ऑफ गॉड. इवन हर सिस्टर ऑल्सो एक्ट्स एज अ मदर बाय एडुकेटिंग सिली थ्रू लेटर्स एंड ओपनिंग हर माइंड. उसको बताई कि जो उसका फादर है वो एक्चुअली स्टेप फादर है. सिली का रेप करता है उसका फादर, तो वो चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहती थी. लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जो उसका फादर है वो स्टेप फादर था, मतलब उसका सौतेला बाप था, उसका रियल फादर नहीं था. सो हियर यू मस्ट राइट दैट मदरहुड मीन्स helping someone's grow, not just giving birth. Now this novel actually shows the rejection of traditional motherhood roles. So here the important point is choice. Traditional motherhood means society expects a woman to raise children inside marriage. Okay. Then here Shug Avery leaves her children with her parents to live as a blues singer. Blues singer means emotional folk music that expresses pain and truth. So Shug is not shown as a bad woman. Instead, her choice shows freedom and self-definition. Squeak also leaves her child in safe care to follow her singing career. So this shows that not choosing traditional motherhood can also be an act of resistance. Then at the end of the novel, Silly is reunited with her children, Olivia and Adam. But this reunion does not create a traditional nuclear family. In fact, it is a redefined family. Redefined family means a family built on love, choice and shared history. And finally, this family includes Silly, Nettie, Shug, Albert as a friend, not as a husband, then Adam's African wife. Motherhood here becomes shared history and collective care, not duty. तो कलर पर्पल क्या प्रेजेंट करता है? A womanist redefinition of motherhood. Okay, motherhood is shown as shared care, emotional support, spiritual guidance and survival. So Alice Walker separates motherhood from biology. Biology से यहाँ पे अलग कर देती है. ट्रेडिशनल मदरहुड से अलग करके क्या दिखा रही है कि मदरहुड का क्या मतलब है? पावरफुल कम्युनिटी प्रैक्टिस. So this idea of motherhood is central to the womanist message of healing, strength and love. The next question is discuss the significance of the epistolary form. या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है discuss the color purple as a epistolary novel. So epistolary novel means written in letter forms. Normally जो नरेशन होता है वैसा नहीं है, लेटर फॉर्म में इसका नरेशन है. सेली को जो भी कुछ कहना था उसने गॉड को लेटर के थ्रू बोला. फिर नेटी ने भी जो भी कुछ उसे इन्फॉर्म करना था सिली को, उसने भी लेटर्स के थ्रू किया. सो बेसिकली द क्वेश्चन आस्क यू टू एक्सप्लेन व्हाई एलिस वॉकर यूजेस एपिस्टोलरी फॉर्म इन द कलर पर्पल, as well as how this form helps in showing Silly's life, growth and voice. So first significance of this form means epistolary form is that it gives voice to the silenced. Silly का जो अब्यूज़र था, मतलब उसका फादर, उसने बोला था उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो किसी को ना बताए सिवाय गॉड के. तो वो लेटर्स लिखना शुरू करती है भगवान को, और लेटर जो है सिली का एक प्राइवेट और सेफ स्पेस बन जाता है वेयर शी कैन स्पीक फ्रीली. हियर नो वन इंटरप्ट्स हर और कंट्रोल हर. ओके, नो वन कैन कंट्रोल हर वॉइस हियर. सो दिस shows the epistolary form helps marginalized black woman express her truth. तो दूसरा जो सिग्निफिकेंस है इस फॉर्म का, मतलब एपिस्टोलरी फॉर्म का, कि अपना डायलेक्ट और अपना ऑथेंटिक वॉइस को यूज़ किया जा सकता है. तो सिली के जो अर्ली लेटर्स थे वो ब्लैक रूरल डायलेक्ट्स के थे. डायलेक्ट मीन्स अ लोकल और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप. सो दिस मेक्स हर वॉइस रियल एंड ऑथेंटिक. Alice Walker does not correct her language, showing respect for black women's speech and experience. Friends, another important point is growth.
Okay, this form showed the growth through writing. At the beginning, Silly's letters are short and simple. Language were used very simple, and thoughts are confused as well as painful. But later, Nettie teaches her to read and write. Nettie's letter from Africa educate her actually, and gradually Silly's writing improves. Her sentence become longer, her ideas got clearer, and her confidence got stronger. So the epistolary form allow us to see this growth directly through her letter. Then this form also brought what you can say closeness between Silly and the readers. जब हम उसके प्राइवेट लेटर्स को पढ़ रहे हैं तो हम क्लोज फील कर रहे हैं सिलीज के, तो बाहर कोई नरेटर नहीं है जो उसे जज करेगा, हम उसके पेन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लव को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंगर, हैप्पीनेस डायरेक्टली उसके वर्ड्स से, मतलब उसके लेटर्स से. सो दिस मेक्स द रीडर इमोशनली इन्वॉल्व इन हर जर्नी. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंट्रोल ऑफ नैरेटिव. नैरेटिव मीन्स द वे अ स्टोरी इज टोल्ड. सो here Silly decides what to write, what to hide, and how to describe events. Even when Nettie's letter appears, they are introduced through Silly's voice. This shows that Silly is no longer an object of the story but the author of her own life. Letter also connect two different worlds. दो दूसरी दुनिया को भी कनेक्ट कर रहा है. जैसे कि जो सिली का लेटर है वो क्या बता रहा है, लाइफ ऑफ American in South. Then Nettie's letters shows life in Africa. Through Nettie's letter, the novel talk about colonialism, history, and global operation. So the epistolary form helps link personal suffering with global issues. Then finally, the letter form connects with women's creative tradition. Historically, women used letters and diaries to express themselves. So the structure of the novel is also like a quilt. Quilt means sewing small pieces of old clothes together to make one cloth. ऐसे कुछ बड़ा सा चादर जैसा. So each letter is a small piece. Together they form a complete story. So actually this symbolizes how broken lives are stitched together into wholeness. तो ये जो फॉर्म है मतलब एपिस्टलरी, ये एक सिर्फ टेक्निक नहीं है बल्कि एक पावरफुल स्टेटमेंट है. इस फॉर्म के थ्रू सिली को वॉइस मिलता है, ग्रोथ मिलता है. देन इट अलाउ पीपल टू कनेक्ट रीडर एंड सिली. बाय राइटिंग लेटर सिली राइट्स हरसेल्फ इनटू एग्जिस्टेंस which actually reflect Alice Walker's womanist belief in self-creation and healing. The next question is discuss the significance of the title The Color Purple. So friends, what exactly you have to write here that The Color Purple is not just the name of the novel. ये एक central symbol है जो God, beauty, women's love, self growth, empowerment ये सारी चीज़ों को connect करता है. So the meaning of the title becomes clearer as Silly grows emotionally and spiritually. तो सबसे पहले जो कलर पर्पल है वो एक ब्यूटी का सिंबल है, रॉयल्टी का सिंबल है. तो सबसे पहले इसका मेंशन कब हुआ था कलर पर्पल का, जब सिली ये विश करती है कि उसे पर्पल कलर का ड्रेस मिले. ओके, दिस स्मॉल विश shows her hidden desire for beauty and dignity. So royalty here means dignity, importance and self-respect. In a life full of suffering and hard work, purple actually represents something rare and valuable. It shows even oppressed black women deserve beauty and respect. आप ना पहले पूरा एक्सप्लेनेशन को सुनिए, उसके बाद आप आंसर्स को देखना. एक्सप्लेनेशन सुनो या तो फिर एक काम करिए, एक पैराग्राफ को मुझे सुनो, फिर उसे देखो, उसको रीड करो, तो आपको इजीली सब समझ में आने लगे. फिर इस टाइटल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मीनिंग है वो कहाँ से आता है? शक के आइडिया ऑफ गॉड से आता है. शक सेज दैट गॉड गेट्स एंग्री इफ पीपल डू नॉट नोटिस द कलर पर्पल इन अ फील्ड. सो एक्चुअली हियर द कलर पर्पल symbolizes God's presence in nature and beauty. Silly learns that God is not a strict white man, but a loving creative force everywhere. हर जगह है वो नेचर में है, फ्लावर्स में है, पानी में है. उसे ये स्पिरिचुअल आइडिया कौन देता है? शग. सो नोटिसिंग द कलर पर्पल मीन्स रिस्पेक्टिंग लाइफ एंड गॉड्स क्रिएशन. तो जैसे ही सिली जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है तो जो कलर पर्पल है उसके लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है. शी डेकोरेट्स हर ओन रूम विथ
purple and red. She owns property and earns her own money. The color purple now symbolizes Silly's freedom, confidence, and self rule. She becomes the queen of her own space and life. Then, color purple also linked to women's relationship. Shug, who teaches Silly to notice the color purple, also teaches her love and self worth. The love between Silly and Shug is shown as rare but beautiful and healing, just like the color purple. So the title also represents the creative and supportive community of women in the novel. So color purple symbolizes hope, healing and wholeness created from suffering. Actually the title connects with women's creativity also. क्रिएटिविटी इन द नॉवल. जब वो लोग क्विल्ट करने लगते हैं, क्विल्टिंग करते हैं, मतलब सारे क्लोथ्स को जॉइन करके कुछ बनाते हैं, तो ऐसे कुछ पैंट वगैरह ये लोग बनाते हैं, तो वो भी पर्पल कलर का रहता है. सो फ्रेंड्स, द कलर पर्पल कैरीज द कोर मैसेज ऑफ द नॉवल. Actually, it symbolizes beauty in nature, then God's love, women's strength, self-respect, and freedom. Silly's ability to notice and live with the color purple shows her complete emotional and spiritual growth. Thus, the title teaches us that even in a life full of pain, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है, फियर है, स्ट्रगल है, ब्यूटी एंड जॉय स्टिल एग्जिस्ट. सिर्फ हमें उसे देखना है, उसे पहचानना है. कलर पर्पल जो है हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, रहता है, प्रेजेंट रहता है, लेकिन हमें उसे देखने की ज़रूरत है, नोटिस करने की ज़रूरत है. सो रिकग्नाइजिंग देम इज़ द की ऑफ एम्पावरमेंट, मतलब कि अपने क्वालिटी को पहचानना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द नॉवल एक्सप्लोर रेशियल, सेक्शुअल एंड class prejudices. So friends, in this answer what you have to write is that Alice Walker presents prejudice as a system. Okay, prejudice को as a system उन्होंने present किया, not as a single act. She shows how white people oppress black people. ये एक system है. फिर men oppress women, rich and powerful people oppress the poor. तो ये पूरा एक system चला आ रहा है. Okay, and black women suffer the most because all three prejudices act together. Black women के ऊपर सारे prejudice एक साथ काम करते हैं कि वो black है, फिर women है और poor है, तीनों चीज. So first point we'll talk about the racial prejudice. This is the novel set in the early 20th century American South where racism is normal and violent. ठीक है, वो normal था, ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं थी. So Silly's real father is lynched with white men. Silly का जो real father था उसे white लोगों के ग्रुप ने मार डाला था because he is a successful black businessman. Then Sophia is beaten and imprisoned simply for saying no to white mayor's wife. Sophia एक घर में काम करती थी, वहाँ किसी काम के लिए सोफिया ने white women को मना कर दिया था और इसलिए उसको मारा गया और जेल में डाल दिया गया था. सो दिस शोज दैट वाइट पीपल यूज वायलेंस टू कंट्रोल ब्लैक लाइव्स एंड थ्रू नेटिव्स लेटर रेसिज्म इज ऑल्सो शोन इन अफ्रीका वेयर वाइट कंपनीज डिस्ट्रॉय ओलिंका लैंड फॉर रबर. रबर के प्रोडक्शन के लिए लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. तो ये सारी बात नेटी जो है वो लेटर के थ्रू बताती है सिली को. Thus, racial prejudice is shown as global and brutal. Then, second important point is sexual prejudice and patriarchy. Patriarchy means a system where men dominate and control women. So, black women suffer sexual violence mainly from black men. Silly is raped by her stepfather and beaten by her husband Albert. So, here she is treated as a property, not as human being. Then, Harpo, Albert's elder son, tries to beat Sophia because he believes a wife must obey her husband. So this shows how men copy white male power inside their homes. मतलब ये लोग जो थे black men ऐसे तो किसी के सामने पावर दिखा नहीं पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं तो अपना पावर को दिखाना है, तो women के ऊपर, black women के ऊपर. However, Shug challenges sexual prejudice. She lives freely, loves openly and teaches Silly that her body belongs to her. Third point is class prejudice and poverty. Most black characters are poor farmers or laborers. तो बेसिकली इनका जो है वो पुअर बैकग्राउंड है. तो जब जो मेन है उनकी कंडीशन इतनी ख़राब होती है तो फिर विमेन का हम सोच सकते हैं. सो सिली कैनॉट लीव एल्बर्ट बिकॉज शी हैज़ नो मनी, no education and no place to go.
तो इसी तरीके से ना सभी लोग का इसमें एक्सप्लॉयटेशन दिखाया है, जैसे कि सोफिया हुई, देन स्क्वीक। तो ये सभी ने इस क्लास प्रेजुडिस को फेस किया था। तो एक्चुअल फ्रीडम इनको कब मिला, जब सिली जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, पेंट का बिजनेस स्टार्ट करती है, तब जाके उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी का इम्पोर्टेंस पता चला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री प्रेजुडिस। मतलब ये जो सारे प्रेजुडिस है वो कौन सफ़र करता है? अकेली विमेन, ब्लैक विमेन। Okay, black women suffer racism because they are black, sexism because they are women, and class oppression because they are poor. Sophia is punished harshly because she is a black woman who challenges white authority. Then Silly at the beginning stands at the lowest position in society because she is poor, black, uneducated as well as female. So the novel clearly shows that fighting ओनली वन प्रेजुडिस इज नॉट इनफ, पूरे सिस्टम को यहाँ पर चेंज होने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, द नॉवल इज़ नॉट ओनली अबाउट सफरिंग, हियर द रेजिस्टेंस इज ऑल्सो शोन। women resist to prejudice through sisterhood, means support among women, then creativity, economic independence, then redefining God and family. And through these methods, women slowly heal and reclaim their identity. So the Color Purple presents racial, sexual and class prejudices as interconnected system of operations. Black women suffer the most because all three prejudices operate together. However, Alice Walker also shows that liberation is possible through love, unity, then self-respect and independence. The next question is from the novel House Made of Dawn. So the question is, discuss the novel as a Bildungsroman novel. So in this answer, you have to write whether this novel follows the classical pattern of Bildungsroman. Bildungsroman means a novel that shows the growth and development of a कैरेक्टर फ्रॉम यूथ टू मैच्योरिटी. बिल्डिंग्स मतलब क्या है? कैरेक्टर डेवलपमेंट. जो भी कैरेक्टर है उसका यूथ से लेके उसके मैच्योर होने तक का जो डेवलपमेंट है, उसकी जो सोच है, उसका जो थॉट जो चेंज होता है, मैच्योरिटी जैसे जैसे आती है, ग्रोथ जैसे जैसे होता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. मतलब कि उसका अर्ली लाइफ कैसा था, अर्ली कन्फ्यूजन क्या था, उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा, फिर उसे कौन गाइड किया, फिर वो कैसे चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है यहाँ पे. तो ये स्टोरी किसके बारे में है? ये स्टोरी है एबल की. एक नेटिव अमेरिकन है जो वॉर में पार्टिसिपेट किया रहता है. जब वो वॉर से वापस आता है तो उसे मतलब सब कुछ अजीब लगता है, अनफेमिलियर लगता है. उसके ग्रैंडफादर भी उसे अनफेमिलियर लगते हैं और उसके कल्चर में जो भी रिचुअल्स रहते थे उसे वो बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था. उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग अभी भी इतने पिछड़े हैं. ये सब चीज़ें वो सोचने लगता है था. तो अब ये सब चीज़ों से दूर जाने के लिए वो सिटी में चला जाता है. अब वहाँ पे जाके वो एकदम ही अकेला लॉस्ट फील करता है. वहाँ पे भी उसको कोई वैल्यू नहीं देता. तो बेसिकली ये पूरा उसके स्ट्रगल के ऊपर है. फिर एट द एंड उसे रियलाइज़ होता है कि इसका जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो इसके घर पर है, ये जहाँ मतलब रहता है एग्जैक्टली. तो ये वापस अपने ग्रैंडफादर के पास चला जाता है. सो टू सी द नॉवल एज अ बिल्डिंग्सरोमन, फर्स्ट वी नीड टू नो द लाइफ, एबल्स अर्ली लाइफ एंड कन्फ्यूजन. तो एबल पेब्लो नाम के गाँव में अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था, बट he feels emotionally disconnected from tribal rituals and tradition. वो यहाँ पर भी अपने लोगों के बीच में भी वो alienated feel करता था. Alienation means feeling like you do not belong to anyone or anywhere. तो इनका जो भी rituals रहता था, hunting, फिर कोई भी कॉक फाइट, ये सब जो भी रहता था ना, उससे शर्म आता था. अपने ट्रेडिशंस को देखकर इसे शर्म आती थी. So this shows his immaturity and incomplete identity, which is typical of Bildungsroman hero. Now the important feature of a Bildungsroman is leaving home and facing the world. अब वो अपने घर को छोड़ के बाहर चला गया. Abel goes to World War II where he experiences violence and rejection. After the war, he fails to adjust to village life and later moves to Los Angeles. So when he comes to this big city, Abel faces poverty, alcoholism and police brutality. So these experiences teach him what he is not and where he does not belong. फिर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती गई, एबल को मेंटर्स और गाइड्स मिलते गए. फ्रांसिस्को जो उसके ग्रैंडफादर थे वो
उसे ट्राइबल लाइफ के बारे में बताए, ट्राइबल ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़। फिर बेनाली परफॉर्म्स द नाइट चैंट विच इज़ अ हीलिंग प्रेयर, and Toshama talks about the power of words and native history. So these figures help Abel understand his culture and identity. And the final stage of a Bildungsroman is return and maturity. Abel returns to Zemes Pueblo after being injured. अपने गाँव वो वापस आता है, बहुत किसी ने उसे, पुलिस वाले ने उसे बहुत मारा रहता है और एकदम ही ज़ख्मी हालत में अपने घर वापस आता है. He listens to Francisco फाइनल टीचिंग एंड परफॉर्म फ्यूनरल रिचुअल्स. मतलब उसका ग्रैंडफादर जो है वो मर जाता है, फाइनली उसको कुछ समझा के, उसे कुछ पढ़ा के. सो हियर वी सी द सेल्फ रियलाइजेशन इन एबल. फिर एबल जो है अपने गांव के सेरेमनी को ज्वाइन करता है, वहाँ पे गाना गाता है, नाइट चैंट करता है. सो दिस शोज हिज कंप्लीट acceptance of tribal life and tradition. So Housemaid of Dawn is a perfect example of a Bildungsroman. Abel's journey moves from confusion to understanding, from alienation to belonging. So through suffering, guidance and return, he gains maturity and cultural identity. Thus the novel shows how personal growth is deeply connected with कम्युनिटी. मतलब हमारे जो लोग होते हैं उन्हीं में ही हमारा पर्सनल ग्रोथ होता है, बाहर कहीं नहीं मिलने वाला. हमारे ट्रेडिशन से, हमारे रूट से मिलता है हमें. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ इमेजरी एंड सिम्बलिज्म इन हाउस मेड ऑफ डॉन. तो इमेजरी आए चाहे सिम्बलिज्म आए, एक ही मीनिंग रहेगा क्वेश्चन का. तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि इस नॉवल में इमेजरी और सिंबल का कैसे यूज़ किया है नॉवल को समझाने के लिए, मतलब उसे मीनिंग देने के लिए. इमेजरी मतलब कोई भी पिक्चर, सिंबल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे लैंड वगैरह, डॉन, ये सब का यूज़ किया है. मतलब ये सारी चीज़ें जो है कुछ मीनिंग कैरी करती है और ये सारी चीज़ों का यूज़ करके राइटर ने नॉवल के थीम्स को समझाया, जैसे एलियनेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस और हीलिंग. यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिंबल है वो है डॉन, मीन्स रिन्यूअल एंड रीबर्थ. जो सुबह होती है ना, पहली किरण जो देखते हैं उसको हम डॉन बोलते हैं. तो यहाँ पे डॉन का मतलब है रिन्यूअल और rebirth in Native American belief. So the novel begins and ends with Abel running at dawn, showing a cyclical structure. So the house made of dawn symbolizes ancestral culture and spiritual home. Abel's final dawn runs shows his return to tradition and spiritual rebirth. नॉवल के एंड में बताया जाता है कि जो एबल है वो डॉन की तरफ, जैसे ही सूरज की पहली किरण आती है, पहला लाइट आता है, तो वो डॉन की तरफ भागता है. मतलब कि वो अपने घर की तरफ भागता है, अपने ओरिजिन की तरफ भाग रहा है. द नेक्स्ट इज द सिंबल ऑफ द रनर. द रनर इज अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, एंड्योरेंस. एंड्योरेंस मतलब जो चीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं. देन कम्युनिटी लाइफ. सो रनिंग इज नॉट अ स्पोर्ट बट sacred ritual among Native Americans. Abel becoming a dawn runner means he is reunited with his people and land. फिर दूसरा है एल्बिनो. एल्बिनो भले ही एक कैरेक्टर है, लेकिन इस कैरेक्टर के थ्रू राइटर ने किसको रिप्रेजेंट किया? ईवल को, कन्फ्यूजन को, फिर करप्ट इन्फ्लुएंस ऑफ वाइट सिविलाइजेशन. हिज वाइटनेस मतलब ये गोरा था, ब्लैक कम्युनिटी के होने के बावजूद ये गोरा था. सो his whiteness makes him an outsider even within the tribe, even within the tribal community. So Abel kills him believing he is a witch, showing Abel's inner conflict and psychological breakdown. So albino symbolizes here cultural disintegration. Then next symbol is land. Land is a living symbol in the novel. It represents identity, memory and culture. तो फ्रांसिस्को जो है वो लैंड को किस तरीके से समझता है? सीज़न से, रिचुअल से. और एबल को जब लैंड से दूर किया जाता है, उसके ज़मीन से, मतलब उसके रूट से दूर किया जाता है, तो वो बीमार हो जाता है. सो हीलिंग हैपन्स ओनली व्हेन एबल रिटर्न्स टू हिज नेटिव लैंडस्केप. देन वी हैव नाइट चैंट एज अ सिंबल. नाइट चैंट इज एक्चुअली अ सेरेमोनियल सॉन्ग ऑफ हीलिंग. सो इट रीस्टोर्स बॉडी, माइंड एंड वॉइस. वर्ड्स आर सेक्रेड हियर इन नेटिव कल्चर. एबल्स इनएबिलिटी टू स्पीक शोज लॉस ऑफ आइडेंटिटी. जब एबल बोल नहीं पा रहा था, तो जब वो नाइट चैंट बोलना शुरू किया, जो इसके ट्रेडिशन में था, वो चीज़ जब वो बोलना शुरू किया तो उसकी वॉइस उसे वापस मिल जाती है. सो चैंट रीस्टोर्स हिज वॉइस एंड कल्चरल कनेक्शन. सो दिस नॉवेल यूजेस इमेजरी एंड सिम्बलिज्म टू एक्सप्रेस एलियनेशन, कल्चरल लॉस एंड रिकवरी. डॉन का मतलब हुआ रीबर्थ, रनर का मतलब स्पिरिचुअल जर्नी. देन एल्बिनो रिप्रेजेंट्स
evil and confusion, animals inner state, land identity, chant healing. जो मंत्र था, जो भी मतलब मंत्र टाइप कुछ बोला तो वो healing represent कर रहा. So Momade shows that true healing comes through culture, language, land and tradition. The next question is discuss the significance of the title in the novel Housemaid of Dawn. तो क्वेश्चन है कि नॉवल का जो नाम है वो appropriate है कि नहीं, उसका क्या significance है. So it also deals how the title reflects theme, structure and central idea of the novel. So the origin of the title is Navajo Night Chant. Okay, this is the source of the title. The title Housemaid of Dawn comes from the Navajo Night Chant. Night Chant means healing ceremony where words are used to restore body and mind. In the novel, Benali, एक character है, sings the chant for Abel to heal him. So the title immediately shows that the novel is about healing and restoration. तो dawn यहाँ पर सिर्फ sunrise नहीं है. Dawn has a meaning, deep meaning. Dawn means beginning, creation and renewal in Native American belief. Well, हम भी यही believe करते हैं. So it represents the moment when life starts again. सूरज का जो पहला किरण देखते हैं हम, तो वो क्या represent करता है कि एक और मौका मिला है हमें लाइफ को जीने का. द हाउस मेड ऑफ डॉन सिंबलाइजेस अ वर्ल्ड बिल्ट ऑन रिन्यूअल एंड हार्मनी. सो द टाइटल सजेस्ट अ स्पिरिचुअल होम, नॉट अ फिजिकल हाउस. Another important point is cyclical time. Native Americans believe time moves in a cycle, not a straight line. So the novel begins and ends with Abel running at dawn. This circular structure reflects the title and shows rebirth and continuity. This title also symbolizes Abel's personal journey. Abel feels spiritually homeless after war and city life. He loses his voice, identity, and connection with his culture. So the house he is searching for is cultural belonging and inner peace. And by the end, when Abel runs at dawn, he enters the house made of dawn. Then next is title also represents Native American culture. The house symbolizes tradition, ritual, and land. Even after suffering and displacement, this cultural home still exists. जो Abel के लिए था. Abel's return shows that culture can survive and renew itself like dawn. तो जब एबल अपने गांव से दूर चला जाता है तो ये एक्चुअली में क्या सिंबलाइज हो रहा है कि कल्चर जो है वो ख़त्म होते जा रहा है, लेकिन जो उसका जो रिटर्न था वो क्या था, रिन्यूअल ऑफ कल्चर. एंड लास्ट, दिस टाइटल इज एक्चुअली कॉन्ट्रास्ट विथ मॉडर्न वाइट सोसाइटी. मॉडर्न वाइट सोसाइटी के अपोजिट द मॉडर्न वर्ल्ड इज मैकेनिकल, आर्टिफिशियल एंड स्पिरिचुअली एम्प्टी. एंड एबल फाइंड्स ओनली प्रिजन, हॉस्पिटल्स एंड लोनलीनेस देयर. और इसके अपोजिट में क्या था, द हाउस मेड ऑफ डॉन दैट रिप्रेजेंट्स ब्यूटी, बैलेंस एंड मीनिंग. सो द टाइटल हाउस मेड ऑफ डॉन इज द की टू द होल नॉवल. It comes from a healing chant. It symbolizes renewal and rebirth. It reflects Native American worldview, and it also represents Abel's spiritual home. Next, we'll discuss the question from the novel The Great Gatsby by Fitzgerald. Question is, how does The Great Gatsby critique the American dream? ये इस नॉवल से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिकन ड्रीम. तो ग्रेट गैट्सबी और अमेरिकन ड्रीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, मतलब किसी भी क्वेश्चन फॉर्म में आए, तो आपको यही आंसर लिखना है. फर्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अमेरिकन ड्रीम. अमेरिकन ड्रीम मीन्स दैट एनीवन कैन बिकम सक्सेसफुल थ्रू हार्ड वर्क. अमेरिकन ड्रीम promises money, happiness and better life. So here the writer Fitzgerald shows that in the 1920s this dream becomes only about money and status, not values. Okay, सिर्फ पैसा और स्टेटस, और कोई उसमें वैल्यूज़ नहीं रहेंगे, कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं. और साथ ही साथ जितना भी पैसा कमा लो, जितनी भी चीज़ों को आप अचीव कर लो, उसके बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता. तो ये है अमेरिकन ड्रीम. सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट जे गेट्सबी, अ पुअर मैन हु बिकम्स रिच टू विन बैक डेजी. डेजी इसकी गर्लफ्रेंड रहती है, तो ये जब गरीब रहता है तो उसे छोड़ के दूसरी जगह शादी कर ले. तो वो उसी वक्त डिसाइड करता है कि वो बहुत ही अमीर बनेगा. लेकिन इस नॉवल में दिखाते हैं कि गैट्सबी को डेजी मिलती नहीं है, वो एक्सीडेंट में मर जाता है. इनफैक्ट डेजी को ही बचाने के चक्कर में वो मर जाता है. तो नॉवल हमें यही बता रहे कि जो मनी है, जो पैसा है, वो सब कुछ नहीं खरीद सकता, हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता, मोरालिटी नहीं खरीद सकता. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म इज दैट ड्रीम
हियर ड्रीम बिकम्स मटेरियलिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टर्स लाइक टॉम एंड डेजी आर वेरी रिच, दे बिलोंग टू ओल्ड मनी मीन्स इनहेरिटेड वेल्थ। तो पैसा होने के बावजूद वो लोग क्या दिखाए गए हैं, बोर्ड, अपने लाइफ से बोर्ड हैं, केयरलेस हैं, सेल्फिश हैं। देयर मनी डज नॉट गिव हैप्पीनेस, इट गिव्स पावर टू एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि जो वेल्थ होता है वो मॉरल वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया है इन द अमेरिकन ड्रीम। द नेक्स्ट पॉइंट इज गैट्सबी, जो यहाँ पे प्रोटोगनिस्ट है वो खुद ही अमेरिकन ड्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। गैट्सबी इज बॉर्न पुअर बट बिकम्स रिच, ही वर्क्स हार्ड बट अर्न्स मनी थ्रू इलीगल मीन्स। तो यहाँ पे जो इसका ड्रीम था वो सक्सेस नहीं था, पैसा कमाना नहीं था, डेजी को पाना था। He uses money as a tool to buy love and the past. So this shows that the dream encourages people to chase false goals. Another major failure of the American dream is living in the past. Okay, Gatsby believes he can repeat the past. He wants Daisy exactly as she was 5 years ago. But when time changes, people changes. So American dream promises a fresh start but ignores reality and time. So Gatsby's failure shows that dreams based on illusion always collapse. फिर यहाँ पे फिट्जरल्ड ने कई सारे सिम्बल्स को यूज़ किया है, मीन्स कई सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया जिसके अंदर एक डीप मीनिंग छुपा है ताकि वो ड्रीम को क्रिटिसाइज कर सके। जैसे कि ग्रीन लाइट, ये इस पर एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। द ग्रीन लाइट स्टैंड्स फॉर होप, मनी, डेजी एंड द अमेरिकन ड्रीम। तो ग्रीन लाइट क्या है, गैट्सबी को दिखाई देता है पानी के दूसरी तरफ जो बहुत ही दूर रहता है, वो उसे कभी टच नहीं कर पाता। सो दिस शोज द ड्रीम इज़ अनअटेनेबल, इट इज़ ऑलवेज फार अवे, नेवर रीच्ड। फिर जो दूसरा सिंबल है वो है वैली ऑफ एशेस। इट रिप्रेजेंट पॉवर्टी एंड मॉरल डिके, इट इज़ क्रिएटेड बाय द रिच चेजिंग वेल्थ। सो दिस shows the dream creates winners and victims too. So friends, the novel clearly shows moral failure. Daisy kills Myrtle and does not stop. Gatsby take the blame और टॉम जब झूठ बोलता है तो उसके वजह से गैट्सबी का भी डेथ हो जाता है। So after all this, Tom and Daisy escape safely. Fitzgerald called them केयरलेस पीपल, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा कौन मारा कौन जिंदा रहा, वो लोग अपना निकल लिए। सो दिस शोज़ दैट द अमेरिकन ड्रीम प्रोटेक्ट द रिच एंड डिस्ट्रॉय द इनोसेंट। और जो गैट्सबी का डेथ होता है वो फाइनली प्रूव करता है फेलियर ऑफ ड्रीम को। ही बिलीव्स इन द ड्रीम टिल द एंड बट द ड्रीम डज नॉट प्रोटेक्ट हिम। This shows that hard work does not guarantee success or justice. So friends, The Great Gatsby is a strong criticism of the American dream. The dream becomes actually materialistic, it promotes illusion and false hope, then it destroys morality and it ends in loneliness and death. Next question is from the novel The Catcher in the Rye by J.D. Salinger. So पहले हम इसका स्टोरी देख लेते हैं कि स्टोरी कैसा है ये। So this novel is about a troubled teenager, बहुत ही ज़्यादा परेशान है एक ऐसा टीनेजर, उसकी स्टोरी है ये। उसका नाम है होल्डन कॉलफील्ड और इसे इसके स्कूल से, बोर्डिंग स्कूल से भी निकाल दिया जाता है और फिर ये 2 दिन तक पूरे न्यूयॉर्क सिटी में ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता है। तो ये इतना ज़्यादा परेशान क्यों, इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों रहता है? क्योंकि अपने आसपास जो भी एडल्ट्री देख रहा है कि लोग एडल्ट होते जा रहे हैं, मासूमियत ख़त्म हो जा रहा है, ये सारी चीज़ों को देखकर इसे बहुत गुस्सा आता है। ये एडल्ट को क्रिटिसाइज करता है और उसको नया वर्ड देता है फोनी, PHONY, फोनी। फोनी मीन्स फेक, जो रियल ना हो। और इसका जो मेन मोटिव रहता है, ऐसा मतलब इस नॉवेल को पढ़ के लगता है कि इसका बस मेन मोटिव यही है कि ये चाइल्डहुड के जो इनोसेंस है उसको बचाएं। ही इमेजिन हिमसेल्फ एज द कैचर इन द राय, मतलब कोई भी जो क्रॉप फील्ड में कीड़े लगने से जो बचाता है, ये अपने आप को वो समझ रहा है। Here exactly he wants to save children from falling off a cliff into adulthood. Adulthood में जाने से बचाना चाहता है बच्चों को। So the novel explores the themes of alienation, the loss of innocence, the pressures of confronting to society, particularly through the lens of elite preparatory schools. So despite his anger and depression, Holden's journey concludes with a glimmer of hope and the beginning of psychological healing, which is actually influenced by his love for his sister Phoebe and the subtle themes of Eastern philosophy. ये अपने बहन को बहुत प्यार करता था
और उसे भी मतलब ये एडल्ट की दुनिया से दूर रखना चाहता था, उसे भी बचाना चाहता था। इनफैक्ट मुझे ये स्टोरी ना बहुत अच्छी लगी थी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बुक को कंपेयर किया गया है द एडवेंचर्स ऑफ हैकलबरी फिन। दो चीज़ के लिए कंपेयर किया गया है, फर्स्ट पर्सन वर्नाकुलर के लिए और इट्स क्रिटिक ऑफ सोसाइटी। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ हॉल्डन कॉलफील्ड इन द कैचर इन द राय as a rebel victim. So question asks you to explain why Holden Caulfield is called rebel victim. Rebel means someone who rejects rule, authority or social norms, and victims means someone who suffers mentally, emotionally or socially. So here we have to show the both aspects, rebel as well as victim. So first we'll see why he is called as a rebel. ठीक है, रेबल क्यों हम बोलेंगे, जो बगावती रहता है वो क्यों है हॉल्डन। हॉल्डन हेट्स द एडल्ट वर्ल्ड एंड कॉल्स इट फोनी। फोनी मीन्स फेक, डिसऑनेस्ट या फिर आर्टिफिशियल कह लो। सो ही क्रिटिसाइजेस एडल्ट्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, एक्टर्स एंड इवन हिज क्लासमेट्स. सो दिस shows his rejection of social hypocrisy. Then he also rebel against the education system. हॉल्डन को कई सारे स्कूल से निकाल दिया गया था, like Pensy Prep. So actually Holden feels school teach students how to succeed materially, पैसा कैसे कमाया जाए, not morally. He deliberately fails because he doesn't want to become part of that system. So friends, his failure is a form of protest, not laziness. वो डम था इसलिए नहीं फेल हो रहा था, वो इसलिए फेल हो रहा था क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहा था एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट. देन ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट सोशल बिहेवियर. ही हेट्स पोलाइट मैनर्स, मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशन एंड सोशल रिचुअल्स. ही मॉक्स मूवीज, एक्टर्स एंड हॉलीवुड सक्सेस. वो एक कैप पहनता था रेड कलर का, तो वो रेड कलर का कैप एक्चुअली रिबेलियन का सिंबल था. रेड हंटिंग हैट मीन्स इंडिविजुअलिटी एंड रेफ्यूजल टू conform. So friends, his biggest rebellion is his dream. He wants to be the catcher in the rye. This means saving children from falling into adulthood. So this dream is a rejection of growing up and adult corruption. His rebellion comes from love for innocence, not hatred. वो जो बच्चों के अंदर मासूमियत रहती है उसे बचाना चाहता है कि ये लोग अगर थोड़े भी बड़े हो जाएंगे तो ये मासूमियत ख़त्म हो जाएगी इनके अंदर से. ये लोग भी अल्कोहल, फिर सिगरेट, फिर झूठ बोलने लगेंगे, ये सारी बातें आ जाएंगी इनके अंदर मासूमियत फिर नहीं रहेगी. तो ये बहुत गहरी बात बोला है. अगर पूरे दुनिया में कोई भी चीज़ सच्ची है, ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, तो वो है बच्चे और उनकी मासूमियत. इसके बाद जैसे ही वो एडल्टहुड में स्टेप रखते हैं, थोड़ा भी उनका दिमाग डेवलप हो जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है. फिर ये लोग भी फेक वर्ल्ड में आ जाते हैं, ये लोग भी फेक हो जाते हैं. तो वही चीज़ को ये बचाना चाहता है. नाउ विल सी हॉल्डन एज अ विक्टिम. ही वॉज अ विक्टिम ऑफ लॉस एंड ग्रीफ. हिज ब्रदर एलिस डाइज ऑफ कैंसर. सो हॉल्डन कैन नॉट एक्सेप्ट दिस लॉस and this trauma makes him emotionally unstable. So his pain begins before the novel starts. Then he was victim of society. हॉल्डन फील्स आइसोलेटेड, एकदम अलग फील करता था, एलिनेटेड फील करता था और सभी लोग उसे गलत समझते थे. ही ऑलवेज मिसअंडरस्टूड. ही ट्राइज टू कनेक्ट विद पीपल बट ऑलवेज फेल्स. ही गॉट रिजेक्टेड एट स्कूल इन न्यूयॉर्क एंड देन इवन इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो. सोसाइटी हैज़ एक्चुअली नो स्पेस फॉर सेंसिटिव इंडिविजुअल्स लाइक हिम, ऐसा वो सोचने लग गया था. देन ही वॉज अ विक्टिम ऑफ मेंटल सफरिंग. ही शोज साइंस ऑफ डिप्रेशन एंड एनजाइटी. ही फील्स टायर्ड, बहुत ही ज़्यादा थका हुआ रहता था, इमोशनली टूटा हुआ. सो द नॉवेल इज़ नरेटेड फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन. उसको मेंटल हेल्थ के लिए भेजा गया था, मेंटल हेल्थ केयर के लिए, विच शोज हिज कंडीशन. सो फ्रेंड्स, हिज रिबेलियन इज़ ऑल्सो अ symptom of suffering. So friend, Holden is a rebel and victim at the same time, and both are connected. His pain makes him rebel. His rebellion increases his pain. Okay, for example, he insults Stradlater. Stradlater इसका रूममेट रहता है और फिर पूरा गैंग आके इसको मार के चला जाता है. फिर से ये एकदम ही लोनली फील करता है, फिर वहाँ से वो भाग जाता है. सो इसका जितना भी रिबेलियस एक्ट रहता है उसे वो बाद में उसे विक्टिम बना देता है. देन हिज इम्पॉसिबल ड्रीम्स मेक हिम अ विक्टिम. इसका ड्रीम क्या था कि ये कैचर बने. द ड्रीम इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इम्पॉसिबल. नो वन कैन स्टॉप टाइम. सभी लोग बड़े होंगे, सभी लोग एडल्टहुड में जाएंगे, कोई किसी को रोक नहीं सकता. नो वन कैन प्रिवेंट ग्रोइंग अप.
So, because of this impossible dream, Holden becomes a victim of his own expectations. Now, let's conclude this answer. So, Holden Caulfield is a perfect example of rebel as well as victim. He rebels against pawniness and corruption. He suffers because society and life hurt him deeply. His rebellion isolates him and his pain fuels rebellion against. तो मतलब एक दूसरे को ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक सपोर्ट कर रहे हैं. बाय द एंड ही स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग लाइफ विच शोज इमोशनल ग्रोथ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द लैंग्वेज ऑफ द नॉवल द कैचर इन द राय. तो यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है, मतलब कि जो होल्डन है उसने किस तरीके का लैंग्वेज यूज़ किया है, स्टाइल कैसा है, वर्ड्स कैसे है, टोन ऑफ स्पीच क्या है, द वे ऑफ नरेशन क्या है, थॉट्स और फीलिंग्स को किस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, ये सारी बात हमको यहाँ पर बताना है. तो नॉवल का जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल है लेकिन इनफॉर्मल है. जिस तरीके से हम डेली लाइफ में अपने लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट रहते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, वैसा लैंग्वेज यूज़ हुआ है होल्डन कॉलफील्ड के थ्रू, बिकॉज the story is told in Holden's own voice. So Salinger uses this kind of language to make the story realistic, ताकि बहुत ही real लगे, and shows Holden's psychology and criticize adult hypocrisy and phoniness. So the first important point is the use of colloquial and slang language, मतलब कि informal language. Colloquial language means everyday spoken language and slang means informal words used by a particular group, like especially like teenagers. Holden uses words like phony, lousy, crumby, pretty, terrific. So ये सब क्या है, एकदम ही इनफॉर्मल वर्ड्स हैं. ही यूजेस द सेम वर्ड्स अगेन एंड अगेन. सो ये क्या दिखाता है, टीनेज आइडेंटिटी, then limited but emotional vocabulary, and it also makes the narration natural and believable. Then another important feature is repetition. Holden repeatedly uses phrases like and all. हम लोग बोलते हैं ना, कुछ भी एक चीज़ बोलेंगे और लास्ट में बोल देंगे and all. Then I really did, if you want to know the truth. These repetitions actually shows his insecurity, his need to be believed, and also his confusion while expressing feelings. जब हम कुछ express नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास words नहीं है, तो हम बोल देते हैं and all, जैसे हिंदी में बोलते हैं वगैरह वगैरह. So the phrase and all shows that Holden cannot fully explain his emotions, and this broken language reflects his broken mental state also. Now the most controversial feature is crude language. Holden uses words like damn, hell, goddamn, bastard. तो जब इस बुक को पब्लिश किया तो रीडर्स जो है ये लैंग्वेज को पढ़ के शॉक्ड रह गए थे. बट दिस लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड फॉर चीप इफेक्ट. इनफैक्ट इट शोज हॉल्डेन्स anger and frustration. मतलब थोड़ा सा रियलिस्टिक था. Actually he used this kind of language to sound mature, and it also reflects the reality of teenage speech. वो ऐसे ही बात करते हैं, जो teenagers होते हैं वो इसी तरीके के लैंग्वेज में बात करते हैं. So interestingly, Holden is disturbed when bad words are written on walls. ठीक है, वो खुद बैड वर्ड्स बोलता है, उसके लिए उसको कोई इशू नहीं है, लेकिन जब कोई दीवार पे कुछ गलत चीज़ें लिखी रहती थी तो उससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता था. सो दिस शोज दैट ही स्टिल वैल्यूज़ इनोसेंस. वो मतलब वो खुद बोल रहा है चलेगा, लेकिन जो दीवार पे लिखा है उसे छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ेंगे तो उससे वो डिस्ट्रैक्ट होंगे, उसको उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इसका क्या मतलब है. तो इसलिए वो सारे चीज़ों को देख के, जो दीवार पे गंदी चीज़ें लिखी रहती थी उसको देख के वो डिस्टर्ब हो जाता था. देन अनदर फीचर इज लैंग्वेज एंड द थीम ऑफ फोनीनेस. सो फोनी मीन्स आर्टिफिशियल, फेक और डिसऑनेस्ट. सो हियर इट इज सेइंग दैट एडल्ट्स स्पीक पोलाइटली बट बिहेव cruelly. Holden speaks rudely but speaks honestly. So friends, Salinger uses language to contrast outer politeness and inner truth. This proves that clean language does not mean clean character, and rough language does not mean immoral heart. Now next we'll talk about language helps in characterization. Characterization means the way a writer builds character. So Holden's voice is emotional, humorous, sarcastic, even childish and intelligent at the same time. So Salinger makes Holden's voice so natural that we forget it is written by an adult. So language itself becomes Holden's identity. Then Holden's language is also humorous. He uses funny expressions like vomity, poverty, exaggerated comparisons. So this humor makes Holden's likable, reduce the heaviness of the novel, and shows his creative mind. Finally, let's talk about the narration. The novel is written in first person narration. First person narration means the story is told by using I.
तो अगर नरेटिव टेक्निक के लिए क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना। लास्ट में इसके लिए मैं नोट्स दे दूंगी। सो आई मतलब खुद को एड्रेस करते हुए ये नॉवेल लिखा गया है। सो दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज फील्स डायरेक्ट एंड पर्सनल। रीडर्स फील क्लोज टू हॉल्डन, जो कैरेक्टर है उसे फील कर सकते हैं हम। एवरीथिंग इज फिल्टर्ड थ्रू हिज इमोशनल माइंड। So the language controls how we see the entire novel. Now let's conclude this answer. So the language of The Catcher in the Rye is one of the greatest strength because it is simple, informal, realistic and emotionally expressive. The slang, repetition, crude humor and conversational tone perfectly reflect Holden Caulfield's personality actually. The next question is discuss naturalism in American fiction with special reference to Sister Carrie. So before we discuss this answer, first let's know the summary of this novel. So this novel is written by Theodore Dreiser. It tells the story of Caroline Carrie Meber. एक young girl है, ठीक है, she is a young girl who lives her small town in Wisconsin and goes to Chicago. छोटे शहर को छोड़ के बड़े शहर में जाती है in search of better life, in search of job. और जब ये शिकागो पहुंचती है तो लाइफ जो है ना बहुत फास्ट रहती है और बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रगल करना पड़ता है। ये पॉवर्टी देखती है, फिर छोटे से फैक्ट्री में काम करती है, शू फैक्ट्री में काम करने लगती है सर्वाइवल के लिए। देन शी बिकम्स इवन मिस्ट्रेस ऑफ चार्ल्स ड्रोइट, अ सेल्समैन हु सपोर्ट हर फाइनेंशियली। लेटर शी रन्स अवे विथ जॉर्ज हर्स्टवुड। तो चार्ल्स ड्रोइट इसको हेल्प करता है, उसके साथ रहते हैं लोग, लेकिन फिर इसको उससे भी पैसे वाला आदमी मिल जाता है, जॉर्ज हर्स्टवुड, उसके साथ ये भाग जाती है। हर्स्टवुड इज़ एक्चुअली मैरिड एंड अ सलून मैनेजर। ही स्टील्स मनी एंड टेक्स कैरी टू न्यूयॉर्क, बट हिज लाइफ स्लोली फॉल्स इनटू पॉवर्टी एंड फेलियर। पैसे चुरा के न्यूयॉर्क चला जाता है कैरी को लेके, लेकिन वहाँ जाके इसको बहुत ही फेलियर का सामना करना पड़ता है, ये एकदम ही गरीब हो जाता है। फिर कैरी को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है एक्टिंग करने का, ऑडिशन देने का, और ये बहुत फेमस एक्ट्रेस बन जाती है। अब इसके पास सब कुछ हो जाता है, पैसा, फेम, और जो हर्स्टवुड है जो इसके लिए सब कुछ करता है वो अब जॉबलेस है, होमलेस है, और फाइनली वो सुसाइड कर लेता है। सो एट द एंड ऑफ द नॉवल कैरी इज़ रिच एंड फेमस बट फील्स lonely and dissatisfied. The novel shows that success doesn't always bring happiness and highlights the harsh reality of urban life and the false promise of the American dream. So before we discuss this answer, first let us understand the term naturalism. Naturalism shows that human life is controlled by force beyond our control. जो भी कुछ होता है हमारे साथ वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो डेस्टिनी है, वो हमारा इंस्टिंक्ट है, पहले से ही डिसाइडेड है कि ये सब कुछ होना है। तो जो फोर्स है वो ये सब चीज़ें कराती है। तो फोर्स में क्या आ सकता है? एनवायरनमेंट, देन इकोनॉमी, हेरिडिटी, इंस्टिंक्ट एंड चांस एंड एक्सीडेंट। तो नेचुरलिस्ट राइटर्स क्या सोचते हैं कि ह्यूमन का जो है वो कभी भी कंप्लीट विल नहीं होता है, मतलब वो जो भी कुछ करते हैं अपने आप से नहीं करते हैं, उनसे कराया जाता है। कौन कराता है? फोर्स। देन ह्यूमन बिहेव मोर बाय इंस्टिंक्ट देन मोरालिटी। लाइफ इज़ ऑफन अनफेयर एंड क्रूअल। ठीक है, तो ड्राइजर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेरिकन नेचुरलिस्ट राइटर एंड सिस्टर कैरी इज़ अ क्लासिकल नेचुरलिस्ट नॉवल. So this novel tells the story of Carrie Meeber's rise from poverty to success and Hurstwood's fall from comfort to homeless. कैरी क्या थी? गरीब थी, गरीब से वो सक्सेसफुल हुई, और जो हर्स्टवुड था वेल सेटल्ड इंसान था और वहाँ से वो नीचे गिरा, वो गरीब हो गया, होमलेस हो गया और आखिरकार में वो सुसाइड कर लिया. So this novel clearly shows how environment, money, chance and society control human life, which is the core idea of naturalism. Now let's see the first feature of naturalism and this is the role of environment. देखिए, अगर naturalism से related दूसरा भी कुछ क्वेश्चन आता है तो आप ये फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं. भले रेफरेंस कुछ और नॉवल होगा, हालांकि कोई दूसरा नॉवल नहीं होगा, यही होगा सिस्टर कैरी, लेकिन अगर सिर्फ जनरल क्वेश्चन आता है तब भी आप ये आंसर लिख सकते हैं. सो हियर द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. एनवायरनमेंट मीन्स सिटी लाइफ, सोशल कंडीशंस, लिविंग प्लेस. ठीक है, ये सब क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है. सो इन दिस नॉवल शिकागो एंड न्यूयॉर्क आर नॉट जस्ट प्लेसेस, दे एक्ट लाइक पावरफुल फोर्सेस.
कैरी को शिकागो ने बुलाया, फिर न्यूयॉर्क ने बुलाया. When Carrie comes to New York, she is poor. She cannot find a good job, and her factory work is painful and low paid. So because of this environment, she depends on Druid, and she becomes his mistress, not by choice but by need. तो यहाँ पे वो सारे सिनेरियो को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि कैसे कैरी को अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो वो हर्स्टवुड के साथ भी चली जाती है. फिर उसे ऑडिशन का अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो सक्सेसफुल होती है. लेकिन जो हर्स्टवुड रहता है, जो पहले से ही सेटल्ड है, वो अब एकदम ही नीचे गिर जाता है. और जो सिस्टर कैरी है वो राइज करती है, वो और सक्सेसफुल होते जा रही है. सो हियर राइटर शोज दैट environment controls human decisions, which is major idea of naturalism. The next point is determinism and lack of free will. So determinism means human actions are decided by outside force, not by free will. So in Sister Carrie, Carrie is mostly passive. She does not plan her success. इतना मतलब उसे लूज दिखाया गया, शांत दिखाया गया कि वो उस सक्सेस के लिए इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, फिर भी उसे मिला. सो हर एक्टिंग करियर स्टार्ट बाय चांस. और जो हर्स्टवुड का कंडीशन था वो बहुत ही बेहतर था, मतलब वो सेटल्ड था. फिर उसे कैरी मिलती है, तो उसके साथ उसका अफेयर चलने लगता है, और ये बात उसकी वाइफ को पता चल जाता है. तो अब ये प्लान करता है कि उसके साथ वो न्यूयॉर्क भाग जाएगा. तो घर से सारे पैसे लेके वो भाग गया उसके साथ. लेकिन न्यूयॉर्क पहुंच के जो इसका लाइफ है, इसकी डेस्टिनी है, वो एकदम ही अपोजिट हो गई. मतलब सक्सेस से ये सीधे नीचे आ गया. तो यहाँ पे ड्राइजर क्या दिखाना चाहते हैं कि कैरेक्टर्स आर लाइक लीव्स इन द विंड, दे मूव वेयर सर्कमस्टेंसेस पुश देम. हम लोग सोचते हैं कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन हमें करवाया जा रहा है. जो एक्सटर्नल फोर्स है वो सब हमसे करा रहा है, ऐसा नेचुरलिस्ट बोलते हैं. सो दिस आइडिया क्लियरली प्रूव्स नेचुरलिस्टिक डिटर्मिनिज्म. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंस्टिंक्ट एंड हेरेडिटी. नाउ इंस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, जो हमारा इनर अर्ज होता है, लाइक भूख लगना, कंफर्टेबल फील करना, अट्रैक्ट होना किसी से, अट्रैक्शन, तो ये सब हमारा इंस्टिंक्ट है. तो जो कैरी थी वो कैसी लड़की थी, जिसे बहुत कपड़े पसंद थे, अच्छे अच्छे कपड़े, फैशनेबल कपड़े पसंद थे, कंफर्ट लाइफ पसंद था, सभी लोग उसको एडमायर करे, ये सारी चीज़ें उसे अच्छी लगती थी. और वो कभी भी ऐसे मॉरलिटी वगैरह ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती थी. सो एट द सेम टाइम इवन हर्स्टवुड वॉज ड्रिवन बाय इंस्टिंक्ट. ये जो कैरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था वो भी एक इंस्टिंक्ट था, नेचुरल इंस्टिंक्ट. एक फोर्स ने उसे अट्रैक्ट किया कैरी की तरफ, और उस अट्रैक्शन के वजह से इसका सब कुछ खत्म हो गया. सो हियर ड्राइजर मीन्स द राइटर डज नॉट जज देम मॉरली. इन फैक्ट ही शोज दैट ह्यूमन्स act according to their nature, not by social rule. So this animal-like behavior is strong features of naturalism. Then according to naturalism uses scientific realism. Dreiser describes exact salary, cost of clothes, furniture, food, working condition. ये सब चीज़ों को एकदम ही डिटेल में, एकदम रियल तरीके से राइटर ने इसको डिस्क्राइब किया है. जैसे कि शू फैक्ट्री के सीन को डिस्क्राइब किया है कि कितना बोरिंग होता है, कितना पेनफुल होता है ये सारा इंडस्ट्रियल वर्क. एंड दिस डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मेक्स द नॉवेल रियल, प्रैक्टिकल एंड सोशली ट्रू. सो दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, अ की नेचुरलिस्ट टेक्निक. नाउ naturalism also criticizes society. In Sister Carrie, rich and poor live side by side. Carrie entered the rich world only after fame, and Hurstwood is pushed out of society. तो यहाँ पे ड्राइजर क्या दिखा रहा है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो क्रूअल है. सक्सेस इज बेस्ड ऑन लक, नॉट मोरालिटी. तो यहाँ इस नॉवेल में कैरी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलता, मतलब उसको कुछ सबक नहीं मिलता, उसने जो भी डिसीजन लिया था अपने लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर, और हर्स्टवुड को एकदम ही पूरी तरीके से बर्बाद दिखाया. तो ये एक्चुअली ट्रेडिशनल मोरल स्टोरीज को चैलेंज कर रहा है और आइडिया ऑफ अमेरिकन ड्रीम को बता रहा है. मतलब जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपका वैल्यू है, नहीं तो नहीं. देन नेचुरलिज्म इज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन्स थ्योरी, लाइक लाइफ इज स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल. तो कैरी ने ये चीज़ को अडेप्ट किया, इसलिए वो सर्वाइव कर ली, और हर्स्टवुड ने उसे नहीं किया और तो फेल हो गया. सो ओनली द फिट सर्वाइव, अदर कोलैप्स. मतलब जो सबसे फिट रहता है, जो सबसे एक्टिव रहता है, वही सर्वाइव करेगा, बाकी जो है वो पीछे हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कोलैप्स हो जाएगा. ये डार्विन्स का थियरी है, आपने सुना होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो ये जो साइंटिफिक व्यू है वो एक्चुअली स्टोरी से इमोशन और रिलीजन को निकाल दे रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल डेप्थ.
Naturalist characters have deep inner life. Carrie always desires more. Even after success, she feels empty. मतलब सब कुछ मिलने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं थी. पैसा, फेम, हर चीज़ मिल गया था, लेकिन वो खुश नहीं थी. और दूसरी तरफ है हर्स्टवुड. इसकी भी कंडीशन वैसी ही है. इसने अपना पैसा खो दिया, कॉन्फिडेंस खो दिया, फिर मेंटली वीक हो गया और एट द एंड वो सुसाइड कर लेता है. तो सुसाइड जो है इसका, वो ये दिखा रहा है कि इसके पास कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए इसने सुसाइड कर लिया. मतलब यहाँ तक कि कोई डिज़ायर ही नहीं बचा था, कोई चाहत ही नहीं बची थी. सो ड्राइजर शोज हियर दैट मेंटल ब्रेकडाउन कम्स फ्रॉम सोशल प्रेशर, नॉट फ्रॉम personal weakness, and characters are victims, not villain here. Now let's talk about role of chance and accident. तो यहाँ पे जो कई सारी चीज़ें हुई है वो एक्सीडेंटली हुई है, चांस के थ्रू हुई है. जैसे कि कैरी मीट्स ड्रॉइट बाय चांस, एक्टिंग अपॉर्चुनिटी कम्स बाय चांस, एंड जो हर्स्टवुड पैसा चुराता है जिस लॉकर से, वो ओपन था, वो भी था बाय चांस. सो हियर ड्रेजर शोज दैट लाइफ हैज़ नो फिक्स्ड प्लान. सक्सेस एंड फेलियर डिपेंड ऑन एक्सीडेंट. And this remove the idea of God, justice and moral order. So now let's conclude this answer. So Sister Carrie is a perfect example of American naturalism because it shows, means the novel shows power of environment, lack of free will, role of instinct, then scientific realism, social inequality, importance of chance. तो ये दोनों ही कैरेक्टर के थ्रू, मीन्स हर्स्टवुड और कैरी के कैरेक्टर के थ्रू ड्राइजर ने क्या बताया कि ह्यूमन लाइफ जो है वो एक फोर्स के कंट्रोल में है, उनके खुद के कंट्रोल में नहीं है. इन सिंपल वर्ड, लाइफ इज नॉट फेयर, सक्सेस डज नॉट ऑलवेज ब्रिंग हैप्पीनेस, humans are not fully in charge of their identity. The next question is briefly discuss some of the recurring images in Sister Carrie and comment on their significance. तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मतलब दिखाई गई है, जैसे कि विंडो हुआ, चेयर हुआ, फैक्ट्री, सिटी, तो ये सारे इमेजेस हैं एक्चुअली नॉवेल में. तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो हमें बताना है यहाँ पर. सो इन द सिस्टर कैरी, ड्राइजर uses many repeated images to explain the inner life of characters and the reality of modern American society. These images are actually symbolic and help us understand desire, then success, failure and loneliness. So one of the most important images is the rocking chair. Carrie is often shown sitting in a rocking chair and thinking about her life. The movement of the chair shows her restless mind. जैसे जैसे चेयर मूव होता है वैसे कैरी का दिमाग भी घूम रहा है, बहुत ही अनकंफर्टेबल है. शी मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बट नेवर रीचेस पीस. Even at the end of the novel, when she becomes famous, she sits in the rocking chair feeling empty, which shows that success does not bring happiness. Another strong image in the novel is clothes and fashion. For Carrie, clothes represent social status and success. When she wears good clothes, she feels confident and important. So actually, her desire for fashionable clothes pushes her towards better life. So Dreiser shows that society values appearance more than character and give more importance to materialism. Then money is also a powerful recurring image. It controls the lives of the character. In fact, you can call it as the most important image. तो पैसा ने कैरी को सिक्योरिटी दिया, फ्रीडम दिया, और वहीं दूसरी तरफ लॉस ऑफ मनी डिस्ट्रॉयज हर्स्टवुड्स लाइफ एंड आइडेंटिटी. Dreiser shows that money is central to modern society, but yes, it cannot give emotional satisfaction. The next is window. Window में क्या होता है एक्चुअली, कैरी जो है वो रेस्टोरेंट में जब खाना खाती है तो विंडो साइड में जो सीट होता है उसका इम्पोर्टेंस होता है. वो वहाँ से पूरे सिटी को देखती है, पूरे शहर को देखती है, उनके लाइफस्टाइल को देखती है. सो विंडोज appear many times and symbolizes desire and distance. Carrie often looks down of windows, watching the world she wants to be the part of. But even after success, she remains an observer, showing her emotional isolation and dissatisfaction. Then another image is city, especially Chicago and New York, is shown as a living force. It offers dreams and opportunities to Carrie, but becomes cruel and destructive for Hurstwood. So the city represents modern life full of excitement, inequality and struggle for survival. फिर है न्यूज़पेपर जो मॉडर्न और फास्ट लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है. दे आर एक्चुअली द सोर्स ऑफ एस्केप फॉर हर्स्टवुड एंड साइन ऑफ पब्लिक रिकग्निशन फॉर Carrie. Through newspapers, Dreiser shows how fame, failure and chance
shape human life. Then final images of journeys and motion such as train and travel shows restlessness and change. Carries upward movement and Hastwood downward movement reflect social mobility and uncertainty in modern life. Now let's conclude this answer. So the recurring images in Sister Carrie deepen novel's theme. इससे क्या होता है, नॉवल के थीम्स को और डेप्थ मिलता है और मीनिंग मिलता है. दे शो ह्यूमन डिज़ायर, सोशल प्रेशर, then materialism and loneliness. So through these images, Dreiser presents a realistic picture of life where people are constantly searching for happiness but rarely find satisfaction. The next question is discuss Sister Carrie as a city novel. So Sister Carrie is a novel about life in big American cities like Chicago and New York. यह तो हमें पता ही है. सो इन दिस नॉवल द सिटी इज़ नॉट जस्ट अ बैकग्राउंड. सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, इनफैक्ट ये एक तरीके का मेन कैरेक्टर है. इट वर्क्स लाइक अ लिविंग फोर्स दैट कंट्रोल पीपल्स लाइफ. सो दिस सिटी गिव्स ड्रीम, क्रिएट्स डिज़ायर एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉयज पीपल. That is why this novel is called a city novel. So in this novel, city acts like a main character. When Carrie comes to Chicago, the city excites her with its lights, shops, then rich lifestyle. It makes her want more comfort and success. And New York later gives her fame and money. But at the same time, it becomes cruel to Hurstwood. Hurstwood के लिए इतना lucky नहीं रहा. So in New York City, he loses his job, money and respect. So the city lifts one person and crushes another. Then city is shown as a place of dreams and failure at the same time. City में जो आता है उसके ड्रीम फुलफिल भी होते हैं और साथ ही साथ कई लोग के ड्रीम्स टूट भी जाते हैं, फेल भी होते हैं. So Carrie rises from poverty to fame because the city offers opportunities to her, whereas Hurstwood falls from success to death because the city does not forgive weakness. This shows that city life is risky and unfair. ऐसा नहीं कि शहर जाएंगे, बड़े शहर में जाएंगे तो कामयाब होके ही आएंगे. फिर ड्राइजर ने सिटी लाइफ को बहुत ही डिटेल में समझाया, मतलब किस तरीके की लाइफ होती है, जैसे कि पुअर अपार्टमेंट्स, फैक्ट्रीज, रिच रेस्टोरेंट, theaters and cold street. These detail shows that city life is controlled by material things like clothes, houses and food. So here in the city people are judged by what they own. मतलब लोगों के पास क्या है, कितना बड़ा घर है, कैसे वो लोग रह रहे हैं, उस चीज़ से लोगों को जज किया जाता है. बहुत अच्छे घर से हैं, अच्छा बड़ा घर है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है तो ये बहुत अच्छा इंसान है. Then money is the main language of the city. Money gives power, safety and respect. Carrie feels secure when she earns money, when she has money. Hurstwood loses his identity when he loses money. So the city has space only for those who can pay their way. Then novel also shows deep loneliness in crowded cities. Even among thousands of people, characters feel alone. कैरी भी अकेले फील करती थी जब वो गरीब थी, उसे कोई पूछता नहीं था, उसे लोग उसके कपड़ों से जज करते थे. लेकिन जब वो फेमस हो गई उसके बाद भी वो लोनली ही फील करती थी. बिकॉज हियर रिलेशनशिप्स आर वीक एंड बेस्ड ऑन कम्फर्ट, नॉट ऑन लव. सो द सिटी अलाउज फ्रीडम बट क्रिएट्स इमोशनल एम्प्टीनेस. देन सिटी इज़ ऑलवेज चेंजिंग एंड मूविंग. लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, अपने जॉब चेंज करते हैं, अपने नाम चेंज करते हैं, अपना सोशल पोजीशन चेंज करते हैं. कैरी भी ऐसे की. कैरी मूव्स अपवर्ड इन लाइफ वाइल हर्स्टवुड मूव्स डाउनवर्ड. दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट मेक्स सिटी लाइफ अनस्टेबल एंड व्हाट यू कैन से रूटलेस. देन चांस एंड लक रूल द सिटी. Carrie's success begins by accident, by chance, and Hurstwood's fall also begins by accident. In the city, life is not planned or fair. Big forces like luck, money control human destiny. आपको सिर्फ ना पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है, सिर्फ पॉइंट्स मतलब हेडिंग, और आपको सिर्फ दोनों जन का कंपैरिजन देना है आंसर में. देन सिटी ऑल्सो क्रिएट्स न्यू टाइप्स ऑफ पीपल लाइक सेल्समैन, देन मैनेजर्स, एक्ट्रेसेस, celebrities. These identities actually depend on money and public approval, so they are fragile and temporary. मतलब कि ये जो आइडेंटिटी है वो चेंज भी हो सकता है, वो परमानेंट नहीं है. Now let's conclude this answer. So Sister Carrie is a true city novel because the city controls everything. It gives opportunity and takes opportunity as well as security. It creates desire, then loneliness, success and failure. ये सब चीज़ें कहाँ होता है? सिटी में होता है. Through Carrie and Hurstwood, Dreiser
shows that the city is stronger than individual. अगर इसको शॉर्ट में समझे तो जो सिटी लाइफ है वो हमें ड्रीम्स तो देता है लेकिन कभी पीस नहीं देता, मतलब शांति नहीं देता। फिर अभी द कैचर इन द राय का एक क्वेश्चन छूट गया था, नरेटिव टेक्निक मैंने बोला था आपको लास्ट में दे दूंगी, तो वो है यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कि नरेटिव टेक्निक कैसा है, इसका फर्स्ट पर्सन नरेशन है, तो आप इस आंसर को अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको ओवरऑल बता दे रही हूँ क्या है लिखा इसमें। तो ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है। द एंटायर स्टोरी इज टोल्ड बाय द मेन कैरेक्टर होल्डन कॉलफील्ड यूजिंग द वर्ड आई, सो दिस मेक्स द स्टोरी पर्सनल एंड रियलिस्टिक. Then novel follows confessional style where Holden speaks directly to the reader as if he is sharing his personal problems, personal feelings to the readers. So this creates emotional closeness between Holden and the reader. Another important feature is the direct address and colloquial language. Holden frequently use you and informal teenage slang. So this make the narration natural, conversational and authentic. फिर यहाँ पे फ्लैशबैक का भी यूज़ हुआ है। होल्डन जो है अपने पास्ट इवेंट को नरेट करता है जब वो रेस्ट रूम में रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ही बिकम्स अनरिलायबल नरेटर एज हिज इमोशंस अफेक्ट ही describes people and events. Then narrative also shows stream of consciousness. Here मतलब जो कैरेक्टर है उसका जो थॉट्स है वो रीडर्स को पता चल रहा है, वो अपने दिमाग में क्या सोच रहा है, दिल में क्या सोच रहा है, वो रीडर्स को पता चल रहा है. सो होल्डन्स थॉट्स मूव फ्रीली फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, showing his mental confusion and emotional disturbance. Then finally the novel has framing device and ambiguous ending, means more than one meaning, है ना. The story begins and ends in California and the ending does not give a clear solution, making it realistic and thought provoking. मतलब हम एक से ज़्यादा इसका मीनिंग निकाल सकते. तो ये सारी चीज़ें आंसर में हैं, आप अच्छे से इसे पढ़िए, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर पॉसिबल होगा तो मैं इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को इसमें ऐड कर दूंगी. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.